So we are gathered for this economy class. जैसे कि मैंने आपको बताया, so in the last class we were talking about banking, if I'm not wrong. Everyone okay on that term? है ना, उस टर्म में तो सबको क्लैरिटी है ना कि हम बैंक्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना. इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज टेल. तो अब जैसा कि बैंकिंग क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, we'll just give it a look again. This is the famous photograph from Mrunal sir only. तो we can have a look. यही क्लासिफिकेशन था जो कि जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. एंड वी टॉक्ड अबाउट वेरियस थिंग, जैसे कि टाइमलाइन की बात हमने की, जैसे कि हमने कब पहला बैंक बना था, कौन सा बैंक था, ये सारी चीजें हमने की थी. याद है आप लोग को? कई बैंक्स के मैंने आपको मतलब टाइम पीरियड और फ्रेम और कब कैसे क्या बने थे, वो सारी चीजें बताई थी. इफ यू कैन ओके ऑन दैट थिंग देन वी कैन मूव अहेड. ठीक है, ठीक रहेगा ना. सो जैसा कि डिवीजन आप देख सकते हैं, एक तो हो गया बैंक, हो गया बड़ा क्लासिफिकेशन, और दूसरा हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी. ठीक है ना. बैंक्स में आपके ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक हो गए और कोऑपरेटिव बैंक हो गए. ठीक है, दो तरीके से डिवीजन हो गया बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. कमर्शियल बैंक में भी आपका एक तो पब्लिक बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक हो गए एंड डिफरेंशियल बैंक हो गए. डिफरेंशियल बैंक क्या होते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे आज. लेकिन नॉर्मली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो पब्लिक बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए, फॉरेन बैंक हो गए एंड डिफरेंशियल बैंक हो गए. ठीक है ना. वहीं कोऑपरेटिव बैंक दो तरीके से हो गए, अर्बन कोऑपरेटिव हो गए, रूरल कोऑपरेटिव हो गए. ठीक है ना. वन इज अर्बन कोऑपरेटिव एंड द सेकंड वन इज रूरल कोऑपरेटिव. वहीं पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी की जब हमने बात की तो उसमें अलग अलग, जैसे कि एक तो AIFI हो गए. AIFI का मतलब क्या? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी. ये मतलब बड़े लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि आपका एग्जिम बैंक हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है. नाबार्ड हो गया, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चरल रूरल बैंक हो गया. NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, और SIDBI आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो गया. ठीक है ना. तो दैट इज दीज आर द AIFIs. ठीक है, ये आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज में आते हैं, मतलब कि इनका डायरेक्टली लेना देना नहीं है इंडिविजुअल्स के साथ. ठीक है. फिर आपके PD यानी कि प्राइमरी डीलर्स हो गए. प्राइमरी डीलर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी डीलर्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनमें डील करते हैं. दे कैन बाय डायरेक्टली दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाया ऑक्शन. ठीक है ना. ऑक्शन के माध्यम से डायरेक्टली दे पार्टिसिपेट इन द, बेसिकली प्राइमरी डीलर्स आर दोज हु आर डीलिंग डायरेक्टली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिजनेस. देखो होता क्या है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा किसी को लेना है तो वो मनी मार्केट से ले सकता है. मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो मार्केट होते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो कैपिटल मार्केट के रूट से लेगा. ठीक है ना. कैपिटल मार्केट फिर दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी होता है. तो ये जो प्राइमरी डीलर्स हैं दे प्ले इन द कैपिटल मार्केट एंड दे प्ले फॉर द प्राइमरी, मतलब वो फर्स्ट हैंड खरीदते हैं और फिर उसको जाकर के सेकेंडरी मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप गए होंडा एजेंसी गए और आपने एक्टिवा खरीद ली, तो आप क्या हो गए? यू आर द प्राइमरी बायर. यू आर द प्राइमरी बायर. अब आपने वो एक्टिवा किसी और व्यक्ति को बेच दी, तो वो व्यक्ति कौन सा हो गया? सेकेंडरी बायर. दैट विल बी द सेकेंडरी बायर. ठीक है ना. तो बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट में भी यही होता है. ये जो प्राइमरी डीलर्स हैं दे डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्टली, इसीलिए ये प्राइमरी डीलर कहला रहे हैं. इज दैट अ क्लैरिटी? समझ में आया आप लोग को? कोई डाउट तो नहीं इस चीज में? इसलिए मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया क्योंकि ये हो सकता था थोड़ा डाउटफुल रहे, बट आई गेव यू एन एग्जांपल. इज दैट अ क्लैरिटी? ठीक है, समझ में आ गया ना. प्राइमरी क्या? प्राइमरी मतलब इन्होंने डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, अब उसी G-Sec को ये आगे जाकर के सेकेंडरी मार्केट में चला देते हैं, मूव कर देते हैं. तो हो सकता है इनको प्राइस ज्यादा मिल जाए. होता है ना, मैंने आपको बताया ना बॉन्ड का क्या इश्यू, जैसे बॉन्ड चलता था कि अगर उसकी डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या हो जाएगी? अगर बॉन्ड की डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? बॉन्ड के बढ़ जाएंगे, है ना. अब बढ़ जाएंगे प्राइसेस तो ये इनको फायदा मिल, तो जब ये सेकेंडरी मार्केट में बेचेंगे, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा तो मैं उसको 110 रुपए में बेच सकता हूं ना मैं उसको 110 रुपए में. तो HSBC जैसे हो गया ना, ये एक तरीके से प्राइमरी डीलर है. इसने खरीद ली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसने देखा कि भाई आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बोलबाला होने वाला है, तो इसने खरीद लिया और जाकर के फिर उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच देगा, बना लेगा ना प्रॉफिट. ये यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट?
सो दैट इज हाउ दे वर्क, है ना। तो इस तरीके से काम करते हैं प्राइमरी डीलर्स, ये भी नॉन बैंकिंग एंटिटीज है एंड दे आर बेसिकली नॉन बैंकिंग बट दे आर इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, तो देयरफॉर दैट। फिर इसके बाद एनबीएफसी, जिसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जैसे एलआईसी हो गया या जीवन बीमा निगम, ये सब जो हम बोलते हैं दीज आर द एनबीएफसीज। एंड अभी एक नया क्लासिफिकेशन जुड़ा था इसमें, मुद्रा बैंक का, है ना। मुद्रा बैंक जिसमें कि आपने देखा होगा कि अलग अलग, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट लोन चाहिए तो शिशु लोन, किशोर लोन्स और तरुण लोन करके 3 लोन की कैटेगरी दी गई थी, जिसमें शिशु, किशोर और तरुण लोन थे, दे वर फॉर द मुद्रा लोन्स, है ना। तो दिस इज हाउ दे बेसिक, दिस इज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन। अब हमने उस दिन जो बात की थी, तो ज्यादातर हमारी बातचीत जो थी वो पब्लिक बैंक्स तक लिमिटेड थी, इजंट इट। ज्यादातर हम लोग पब्लिक बैंक्स की बात की थी और प्राइवेट बैंक्स की भी बात की थी, लेकिन उसमें हमने नेशनलाइजेशन की बात कर ली थी 1969 में जो नेशनलाइजेशन हुआ था। फिर एक नेशनलाइजेशन 1990s 91 में हुआ था जब नरसिम्हन कमेटी आई थी, है ना। याद है आप लोग को ये चीज? इतने पार्ट मैंने आपको बताए हुए थे। दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट ओवरऑल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, धीरे धीरे अगर आप देखें तो बैंक्स के नंबर तो बढ़ते जाएंगे, द नंबर ऑफ बैंक्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, ठीक है ना। अब बैंक्स के नंबर बढ़ गए, लेकिन अभी जब हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई कि ग्लोबली कौन से टॉप 500 या टॉप 100 बैंक्स हैं, तो देखा गया कि ग्लोबल टॉप 100 बैंक्स में इंडिया का बिल्कुल कोई नंबर नहीं लग रहा। देयर इज नो प्लेस फॉर इंडिया। मतलब हमसे ज्यादा सिंगापुर और ऐसी कंट्रीज के बैंक है, बहुत छोटी कंट्रीज है एरिया वाइज, उनके हमसे ज्यादा बैंक्स टॉप 100 टॉप 500 में थे। तो इससे क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि हम ऐसे नहीं काम कर सकते, कि मतलब वी कैन नॉट वर्क लाइक दिस। तो उन्होंने 2 चीजें करना शुरू किया, एक तो कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स, राइट डाउन। रीजन समझ में आ गया ना कंसोलिडेशन का क्या था, कि हमारे पास कोई ग्लोबल स्केल में प्रेजेंटेबल बैंक नहीं थे, मतलब बहुत कम बैंक है जो ग्लोबल स्केल में प्रेजेंटेबल हो। तो चलो एक दो बैंक ले लो, आप एसबीआई ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, एचडीएफसी ले लो, उसके बाद आपके पास नहीं मिलेगा कि कोई बैंक आप ग्लोबली लेवल पे प्रेजेंट कर सको। तो इंडिया को ये चीज समझ में आई कि नाउ वी आर लैगिंग वेरी मच बिहाइंड इन दिस सेक्टर एंड वी हैव टू टैप द मार्केट्स ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। हमको न केवल इंडिया का बल्कि दूसरी कंट्रीज का भी मार्केट टैप करना है। इस कारण से यहाँ पे बातचीत ये चली कि भाई देखो, कुल मिलाकर के आपको अब कोशिश ये करनी है कि आप बड़े बैंक्स बनाओ। तो इस कारण से एक मुहिम चली बैंकिंग कंसोलिडेशन की, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, इन्होंने डीसिप्स बैंक बनाए। डीसिप बैंक बना कि डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, है ना, डीसिप कैटेगरी के बैंक बनाना शुरू किया, ठीक है ना। एंड दिस वाज फॉर enhancing the status of Indian banks on the global scale। क्यों कर रहे हैं ये दोनों चीजें? फॉर enhancing the status of Indian banks on global scale, ठीक है ना। तो डीसिप बैंक में 3 बैंक सेलेक्ट किए गए इंडिया के, जो डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। मतलब कि दे आर टू बिग टू फेल, मतलब अगर ये फेल कर गए तो गवर्नमेंट फेल कर गई। ये कौन से बैंक है? एसबीआई, ICICI and HDFC. These are the 3 banks which have been included under the category of domestically systematically important banks। मतलब कि इनको प्रोजेक्ट करना है आगे जाने वाले समय में as the kingpin of the banking system of India। Is it clear or not? Is this part clear or not? So we were lagging behind on the global scale, and therefore the government thought that we need a structure where Indian banks can represent India at the global scale। Therefore 2 things they started। The first was consolidation of the banking system, the second was one was DSIPs, यानी कि domestically systematically important banks। आई होप दिस इज अ क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कंसोलिडेशन के अंदर क्या क्या किया गया, लेट्स सी वन बाय वन। जैसे कि 2008-2010 के बीच में, 2008-2010 के बीच में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इनको मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत। दिस वाज वन ऑफ द कंसोलिडेशन प्रोसेस, ठीक है। 2013 में इन्होंने भारतीय महिला बैंक बनाया। इफ यू रिमेंबर 2013 में भारतीय महिला बैंक बनाया गया, ठीक है ना। हेडक्वार्टर उसका दिल्ली रखा गया था। और क्यों इसको महिला बैंक बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारे वुमेन थे, ऑल वुमेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देयरफॉर दैट वाज द केस। एंड 100% इसकी जो ओनरशिप थी दैट वाज विद द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये भी कंसोलिडेशन का ही एक स्टेप था, दैट वाज फॉर द स्पेशली फॉर द वुमेन, ठीक है। फिर इन्होंने अभी रिसेंटली, अगर आपको याद हो,
recently they have done they have announced mass mergers. If you remember, if I'm not wrong, Oriental Bank of Commerce along with United Bank of India, they will be merged with PNB. PNB will be acting as ये जो बड़ा बैंक है, जो ये दो अमेलगमेटिंग बैंक है, मतलब कि दे आर द बैंक्स व्हिच आर गेटिंग अमेलगमेटेड, ठीक है, ये एक होंगे और मिलेंगे किसमें, with the PNB. PNB will be the anchor bank. This will be the anchor bank. So PNB is acting like anchor bank for Oriental Bank of Commerce and your United Bank of India. Is that clarity? Is that a clarity? कंसोलिडेशन आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे? ठीक है, इसके ऐसा नहीं कि यही अभी का एकमात्र कंसोलिडेशन है, बहुत सारे कंसोलिडेशन हुए हैं 2017 में। अगर आपको याद हो तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ट्रावनकोर, ये सारे मर्ज हो गए थे एसबीआई में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 में हुआ था ये मर्जर, तो आपको उसमें सारे याद होंगे, ट्रावनकोर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, ये सब मर्ज हो गए थे इन द स्टेट बैंक। इसके अलावा विजया और देना बैंक मर्ज कर दिए गए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत। विजया बैंक एंड देना बैंक वर मर्ज्ड इनटू द बैंक ऑफ बड़ौदा इन 2019, ठीक है ना। फिर अभी ये अनाउंस कर ही दिया गया, आपको याद होगा। फिर इसमें जैसे सिंडिकेट बैंक है, दैट विल बी मर्ज्ड विद द कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक विल बी मर्ज्ड विद द कैनरा बैंक, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आंध्रा बैंक प्लस कॉर्पोरेशन बैंक विल बी मर्ज्ड इन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक विल बी मर्ज्ड इन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक, जिसको हमने इतना पहले 1865 में जो बना था, आपको याद होगा 1865 का मैंने बताया था कि आपका इलाहाबाद बैंक बना है, उसको मर्ज किया जाएगा इंडियन बैंक के अंतर्गत। इंडियन बैंक 1907 में बना था, चेन्नई बेस्ड है, याद रहेगा, ठीक है। सो आफ्टर कंसोलिडेशन, आफ्टर ऑल दिस कंसोलिडेशन, देयर विल बी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 1 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। गवर्नमेंट एंटिटी जो पब्लिक सेक्टर है उसमें इतने ही बचेंगे, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक बचेगा अलग से आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि एक डिफरेंशियल बैंक, पेमेंट बैंक इज अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंशियल बैंक। इज दिस प्रोसेस क्लियर टू यू? ये समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है ना। तो ये इसकी मंशा थी गवर्नमेंट की, बेसिकली दैट वाज द, सबको अच्छे से क्लैरिटी आ गई इस कंसोलिडेशन वाले पार्ट में, क्यों कंसोलिडेशन कर रहे हैं, कैसे कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और डीसीबी और ये सारी चीजें, दिस शुड बी क्लियर, ठीक है, ये आपको याद रहना है। अब एक और मेथड है कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन का एक मेथड तो मर्जर था, जैसे ये लिख लेना, कंसोलिडेशन करने का मैंने एक तो तरीका आपको बता दिया, मर्जर, जैसा कि हमने पीछे देखा। नाउ द सेकंड मेथड इज प्राइवेटाइजेशन। सेकेंड मेथड ऑफ योर कंसोलिडेशन इज प्राइवेटाइजेशन। ऐसा देखा गया कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी वर्किंग ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है ना। दिस वाज सीन दैट द वर्किंग ऑफ प्राइवेट बैंक्स इज मच एफिशिएंट एज कंपेयर टू public sector bank. Therefore, what the government has, what the different committees have proposed, that is government should shed its shareholding. Government should shed its shareholding and convert that bank into the private bank. इसीलिए उनको उन्होंने कहा भैया प्राइवेट में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा एक्सिस बैंक का एग्जाम्पल और आपको आईडीबीआई बैंक का एग्जाम्पल, एक्सिस बैंक का एग्जाम्पल, आईडीबीआई बैंक का एग्जाम्पल, दे प्राइवेटाइज, ठीक है ना। और आईडीबीआई में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ओनरशिप है उसको एलआईसी ने कर लिया। एलआईसी खुद अभी लिस्टेड कंपनीज में आ गई है, रिसेंटली उसका शेयर लिस्ट किया गया था, है ना, दैट वाज देयर, गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप छोड़ रही थी। इज दिस क्लियर? इज दिस अ क्लैरिटी? ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ कंसोलिडेशन, हाउ द गवर्नमेंट इज लूजिंग इट्स शेयर होल्डिंग लेस देन 51%, मतलब अपनी शेयर होल्डिंग को 51% से कम कर दो और उसके बाद आप अपने आप को प्राइवेटाइज कर दो, मतलब कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ योर्स इनटू प्राइवेटाइजेशन। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले आईडीबीआई बैंक नहीं था, लेकिन अब वो प्राइवेट बैंक हो गया है, मतलब ये चीज आरबीआई ने डिक्लेयर भी कर दी है, ठीक है। अब कंसोलिडेशन का ही एक और
तरीका है, लेकिन वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। देयरफॉर आई एम टेलिंग यू इन द लास्ट। देखो एक कमिटी बनी थी 2014 में फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह थी, नहीं नॉट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फॉर द बैंकिंग रिफॉर्म्स। एक थी पीजे नायक कमिटी। पीजे नायक कमिटी वाज देयर इन 2014। उसने सजेशन दिया कि भैया एक बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाओ। व्हाट डू यू फॉर्म? यू फॉर्म अ बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। और ये बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी जो रहेगी, गवर्नमेंट शुड ट्रांसफर द पीएसबी शेयर। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के शेयर ट्रांसफर कर देगी इस कंपनी के पास, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास। समझ में आया कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन सभी के जो गवर्नमेंट के वाले शेयर हैं वो शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इस बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास। और जितने भी फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो इस बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी की सब्सिडियरी बन जाएंगी, सब्सिडियरी बन जाएगी। तो गवर्नमेंट फ्री हो जाएगा, गवर्नमेंट अपने काम से फ्री हो जाएगा इन शेयर होल्डिंग्स के, और ये पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा एक अमले के पास जो कि बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। फिर बीआईसी ही डिसाइड करेगी कि कौन बैठेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन करना है कि नहीं, सारे डिसीजंस बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी लेने लगेगी, ठीक है ना। तो इज दैट अ क्लैरिटी? बट ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस फॉर कंसोलिडेशन, इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस फॉर कंसोलिडेशन। लेकिन फ्यूचर में कभी अगर आपको मेंस में आंसर लिखने के लिए आता है कंसोलिडेशन कैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का किया जा सकता है, हाउ कैन वी कंसोलिडेट द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, देयर यू कैन वेरी इजीली यूज दीज पॉइंट्स। इज दैट अ क्लैरिटी? ठीक है। अब बताओ, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि ठीक है आपने पढ़ा, अभी क्या क्या चीजें आपने पढ़ी, आपने देखा कि भैया इंडियन बैंकिंग सिस्टम थोड़ा पीछे चल रहा है ग्लोबल स्केल में, इसलिए दो चीजें करो, कंसोलिडेशन करो और डीसिप बना दो। कंसोलिडेशन में हमने देखा कि मर्जर एक तरीका था, दूसरा तरीका आपका योर प्राइवेटाइजेशन, एंड तीसरा तरीका एक जो जो प्रपोज्ड है इट्स द बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब आप मुझे बताओ जो मर्जर वाला तरीका था, क्या मर्जर के कुछ नुकसान है? Are there any disadvantages of merger या disadvantages of privatization for this, या फिर disadvantages of this type of consolidation overall? अब आप समझो इस चीज को कि क्या इस मर्जर के, क्या इस प्राइवेटाइजेशन के, क्या इस पूरे कंसोलिडेशन प्रोसेस के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं? यस देयर आर डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो पुअर बैंक है, जो इनएफिशिएंट बैंक है, हो सकता है वो अपनी इनएफिशिएंसी को ट्रांसफर कर दे टू द मोर एफिशिएंट बैंक। दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जो लेस एफिशिएंट बैंक है इट माइट ट्रांसफर इट्स इनएफिशिएंसी टू द मोर एफिशिएंट बैंक, ठीक है ना। फिर दूसरा जो सीनियोरिटी राइट्स है, जैसे कि एक बैंक में एक अमला लगा हुआ है, दूसरे बैंक में दूसरा अमला लगा हुआ है, तो सीनियोरिटी डिस्प्यूट्स होंगे कि नहीं होंगे? विल देयर बी सीनियोरिटी डिस्प्यूट्स और नॉट? वो बोलेगा भाई मैं सीनियर हूं, वो बोलेगा मैं सीनियर हूं, बोलेगा मैं तो इस बैंक में था, बोलेगा मैं इस बैंक में था। आप अमला तो जोड़ोगे लेकिन सीनियोरिटी के डिस्प्यूट्स होंगे। जब सीनियोरिटी के डिस्प्यूट्स होंगे तो प्रमोशन की लड़ाई, इंक्रीमेंट की लड़ाई, ये सब चलने लगेगा, ठीक है। तीसरा, द बैंक्स विल लूज देयर रीजनल आइडेंटिटी, बैंक्स विल लूज द रीजनल आइडेंटिटी। और हो सकता है कि जब ऐसा मर्जर हो तो कस्टमर थोड़ा डाउट में आ करके किसी बड़े बैंक में अपना पैसा ट्रांसफर कर दे, जिसमें उसको लगे कि भाई ये इसमें ये सब नाटक नहीं होगा कल को, ठीक है। एंड चौथी चीज, आर प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्या प्राइवेट बैंक जो है आर दे द सोल्यूशन? क्या हर प्राइवेट बैंक अच्छा काम कर रहा है? इज एवरी प्राइवेट वर्किंग गुड? नो। सो व्हाई आर वी हार्पिंग अपॉन कन्वर्टिंग ईच एंड एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक इनटू द प्राइवेट सेक्टर बैंक? क्योंकि उनका मोटिव तो भैया प्रॉफिट है, एंड द मोटिव ऑफ प्राइवेट बैंक इज ओनली प्रॉफिट। हाउ कैन दे प्रोवाइड इमोशनल बैंकिंग, हाउ कैन दे प्रोवाइड बैंकिंग फॉर द पीपल? They cannot provide that. So simple, there are many disadvantages of this process as well, and we have to seriously think about all these things. Is that a clarity? I hope that is a clarity to you. आ गया समझ में? ठीक है। तो
अभी हमने जो पढ़ा, वी टॉक्ड अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन टोटलिटी, एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या क्या कर सकते हैं अपन, किस तरीके से उनको, लेकिन ओवरऑल दे आर अंडर द कंटेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स ओनली, दे आर दीज आर ऑल कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो कमर्शियल बैंक्स के अंतर्गत हमने देखा कि दे आर पब्लिक सेक्टर बैंक, दे आर प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। ठीक है ना। अच्छा, आप लोग को अगर याद हो तो नरसिम्हन कमेटी के मैंने रिकमेंडेशंस आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, आई होप दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नरसिम्हन कमेटी 1 के भी और नरसिम्हन कमेटी 2 के भी याद है आप लोग को। लेकिन अगर नहीं आपको याद हो तो याद रखिएगा, नरसिम्हन 1 के मैं दोबारा से बता देता हूं क्योंकि अभी बैंकिंग सेक्टर आया है। नरसिम्हन कमेटी ने भी ऐसा ही कुछ रिकमेंडेशन दिया था। तो नरसिम्हन कमेटी ने 1991 में रिकमेंडेशन दिए थे कि गवर्नमेंट शुड डिक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग, डिक्रीज द शेयर होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको डिक्रीज करे, ठीक है। दूसरा उसने कहा था नरसिम्हन ने कि सीआरआर एसएलआर जो कि बहुत ज्यादा था उस समय, याद होगा अगर आपको, तो गवर्नमेंट आरबीआई को डिक्रीज करना चाहिए सीआरआर और एसएलआर। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? ठीक है। तीसरा उसने कहा था कि आरबीआई और गवर्नमेंट शुड नॉट डिक्टेट द इंटरेस्ट रेट्स टू द बैंक्स, गवर्नमेंट शुड नॉट डिक्टेट द इंटरेस्ट रेट टू द बैंक। एक तरीके से अगर आप देखो तो नरसिम्हन कमेटी 1 के जो रिकमेंडेशंस हैं दे आर ऑन रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बैंकिंग सिस्टम। जो वो टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट डिक्टेट कर रहे हैं और शेयर होल्डिंग अपनी ज्यादा रखे हुए हैं, इनको कम करने के लिए नरसिम्हन 1 में था। प्लस एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये भी था कि अलाउ द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स, अलाउ द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स। तो दीज आर द मोटा मोटा रिकमेंडेशंस ऑफ द नरसिम्हन कमेटी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसीलिए जब इन्होंने ऐसा कहा तो अलग अलग बैंक्स यानी कि राउंड 1 में उस समय ही इसी रिकमेंडेशन के बाद 93 95 में आईसीआईसीआई एचडीएफसी ये सब बैंक्स आए, है ना। और राउंड 2 में कोटक महिंद्रा और आपका यस बैंक और ये सब बैंक आए, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, अभी आजकल आरबीआई में बहुत ज्यादा चल रहा है, वो है ऑन टैप लाइसेंसिंग, ठीक है। तो जैसे क्या होता है ऑन टैप लाइसेंसिंग, बहुत सिंपल सिस्टम। देखो पहले क्या होता था, पहले जब आरबीआई लाइसेंस प्रोवाइड करती थी किसी बैंक को, क्योंकि हम बैंक की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो पहले जब आरबीआई किसी बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करती थी तो पहले एक नोटिफिकेशन निकालती थी, ठीक है ना। एक नोटिफिकेशन निकाला, जैसे आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलता है ना, तो आप नोटिफिकेशन निकलने से पहले क्या फॉर्म भर सकते हो क्या? कैन यू फिल द फॉर्म बिफोर द नोटिफिकेशन कम्स, या कैन यू फिल द नोटिफिकेशन आफ्टर द लास्ट डे ऑफ नोटिफिकेशन डेट? यू कैन नॉट डू दैट, दोनों चीजें आप नहीं कर सकते ना। आप डेट के पहले, नोटिफिकेशन आने के पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई कर, मतलब उसके लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के लिए, एग्जाम के लिए, ना ही आप डेट बीत जाने के बाद। तो ऑन टैप लाइसेंसिंग गवर्नमेंट आरबीआई के लाने का यही रीजन था कि पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था जो भी लाइसेंस मिलने का प्रोसीजर था, और केवल तभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, बैंकिंग लाइसेंस के लिए, जब वो नोटिफिकेशन आरबीआई निकालता था। बट ऑन टैप लाइसेंस इज नाउ जब आपको लगे कि आपने कंडीशंस पूरी कर ली हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए जो नेट कैपिटल लगती है वो 5 लाख रुपए लगती है, याद है आप लोग को। अपन ने देखा था कि बैंक स्टैब्लिश करने के लिए 5 लाख की मिनिमम कैपिटल लगती है, और आप कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जो कि आपके डिपॉजिटर्स के हित में ना हो। दो ही कंडीशन मैंने आपको बताई थी, है ना। तो 5 लाख की कंडीशन, क्योंकि चूंकि बहुत पुराना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड ऑल, तो इसलिए 5 लाख की उस समय राशि बहुत ज्यादा थी। तो जैसे ही आपने कंडीशन पूरी की, यू कैन गो फॉर द लाइसेंसिंग। ऑन टैप लाइसेंसिंग इज एनी टाइम लाइसेंसिंग, मतलब आपको जब लगता है कि आपने कंडीशन पूरी कर ली है, जब आपको लग रहा है कि यू आर रेडी टू टेक द लाइसेंस, देन एंड देयर यू कैन अप्लाई फॉर दैट। इज दैट अ क्लैरिटी? On tap licensing is that procedure कि whenever you are ready with the conditions, whenever you are ready to take the license of a bank, you can apply on the RBI for that.
ठीक है, और ये फैसिलिटी अब आरबीआई जो है आजकल उसने प्रोवाइड कर रखी, ठीक है। ठीक है, ओके, नाउ अब अपन अभी अभी तक अपन ने दो बैंक्स की बात कर ली, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर ली और हमने प्राइवेट बैंक्स की भी बात कर ली। अब एक और इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स होते हैं फॉरेन बैंक्स। ठीक है, अब देखो फॉरेन बैंक्स जो इंडिया में है वो मतलब बहुत सारे फॉरेन बैंक्स हैं। पहले हालांकि एक सवाल आपसे मैं पूछूं कि क्या 1991 के पहले कोई फॉरेन बैंक था? क्या 1991 के पहले कोई फॉरेन बैंक था? देखो बहुत कम थे। मैं ये स्टेटमेंट क्यों आपको बताया, कोई आपसे नंबर नहीं पूछेगा, बट यूपीएससी कैन गिव यू एन एग्जांपल कि फॉरेन बैंक्स वर नॉट अलाउड टू ओपन अ ब्रांच इन इंडिया बिफोर 1991। They can give you one statement that foreign banks were not allowed to open a branch in India before 1991, and you will think that it is right. The conditions were very difficult. Only a handful of foreign banks branches were there in India, but they were there before 1991 as well. याद रखिएगा, only a handful of branches were there in India of the foreign banks before 1991. ठीक है, बिकॉज एक चीज ना, ट्रस्ट जो था वो कम था, देयर वॉज अ मिसट्रस्ट फैक्टर, देयर क्रेडिबिलिटी फैक्टर वॉज मिसिंग, एंड देयरफॉर very मतलब only a handful of banks were there, foreign banks were there which opened the branches in India before 1991. ठीक है, याद रहेगा। अब एक बड़ा सवाल, फॉरेन बैंक्स के ऊपर क्या सीआरआर और एसएलआर लागू होता है, क्या पीएसएल लागू होता है? दिस कैन बी वन अनदर क्वेश्चन फॉर बाय द यूपीएससी। इज द सीआरआर एसएलआर एप्लीकेबल फॉर फॉरेन बैंक्स? दिव्या कह रही नहीं, उर्वशी कह रही हाँ। 50-50 दोनों, प्रोबेबिलिटी दोनों की सही होने की 50%। आगे उर्वशी कह रही पीएसएल लागू होता, सीआरआर एसएलआर नहीं होता। उर्वशी सीआरआर एसएलआर नहीं होता। रश्मिता कह रही नहीं, बजरंग कह रहा सीआरआर, उर्वशी नॉट श्योर। कोई बात नहीं, दोनों ही लागू होते हैं, दोनों ही लागू होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सीआरआर एसएलआर भी लागू होता है और पीएसएल नॉर्म्स भी लागू होते हैं, ठीक है ना। तो दे बोथ आर एप्लीकेबल ऑन देम, ठीक है, ठीक है। एक और आप जुड़ जाएगा कि क्या ऑन टैप लाइसेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है? यस, ऑन टैप लाइसेंसिंग फैसिलिटी इज अवेलेबल, ठीक है, नाउ इट इज अवेलेबल टू देम, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज कि फॉरेन बैंक्स अगर देखो तो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो इन द इंडियन बैंक्स, हाउ मच फॉरेनर्स कैन, एफडीआई मतलब कितना अलाउड है, एफडीआई कितना अलाउड है? एफडीआई कितना अलाउड है फॉरेनर्स का इन द बैंकिंग? तो याद रखिएगा अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो याद रखिएगा जो कैप थी वो 20% की है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो 20% शेयर होल्डिंग तक ही अप्लाई कर सकते हैं फॉरेनर्स इन इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में केवल 20% तक की शेयर होल्डिंग के लिए फॉरेनर्स अप्लाई कर सकते हैं, याद रहेगा। विल यू रिमेंबर दिस थिंग? एफडीआई जो है बैंकिंग सेक्टर में वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए केवल 20% तक अलाउड है फॉर द फॉरेनर्स। ऑब्वियस था, एफडीआई बोल दिया तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही हो गया। और अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो याद रखिएगा वो 49% अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के द्वारा और 74% अलाउड है थ्रू द गवर्नमेंट रूट, ठीक है।
ऑटोमेटिक रूट के थ्रू याद रखेगा 49% एप्लीकेबल है एंड 74% एप्लीकेबल है इन द गवर्नमेंट रूट। इनफैक्ट आप एचडीएफसी में देखोगे, एचडीएफसी हालांकि डीसिप जरूर है, बट एचडीएफसी में आई थिंक 70+% है फॉरेनर्स का, 70+% फॉरेनर ओनली। आईसीआईसी में 59-56 के आसपास है। सो इज दैट अ क्लैरिटी? ठीक है, ठीक है। अब अभी तक जो हमने बैंक्स देखे, जैसे हमने अभी बात की एसबीआई की, आईसीआईसी का, अब एक हम नए डिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, चूंकि तो मैं आपको बता दूं ये सारे बैंक्स जो होते हैं ये यूनिवर्सल बैंक्स हैं। यूनिवर्सल बैंक्स क्यों है? क्योंकि इनके लिए कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन नहीं कि कहाँ खुलेंगे, यहीं खुलना जरूरी है, वहां खुल नहीं खुल सकते ऐसे। और जिन बैंक्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि वो कहाँ खुलेंगे और किसको देंगे, किसको टारगेट करेंगे, या जो उनको फंक्शनैलिटीज है वो पूरी ना दी जाए, वो कहलाएंगे आपके डिफरेंशियल बैंक्स। ठीक है ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक। फर्स्ट इज द यूनिवर्सल बैंक, यानी कि दे कैन ओपन द ब्रांचेस एनीवेयर, दे कैन ओपन ब्रांचेस anywhere, branches anywhere, ठीक है, प्लस ऑल सॉर्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। ठीक है, ये इनके ऊपर क्या है, जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन इज देयर, जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन इज देयर, प्लस दे कैन गिव ओनली स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज, स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज। आई होप ये सरल है, समझने योग्य है। इज दैट अ प्रॉब्लम? ठीक है, what is the difference between universal bank and a differential bank? I hope you got it clarity, you got the clarity। ठीक है ना? तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस जैसे देखो, अगर ये यूनिवर्सल बैंक जैसे मैंने आपको बताया, ये टाइम डिपॉजिट प्लस आपके डिमांड डिपॉजिट दोनों किसी भी अमाउंट के एक्सेप्ट कर सकते हैं, एनी अमाउंट, है ना? जैसे आप एसबीआई में जाओ तो 1 लाख डालने जाओ चाहे 10 लाख डालने जाओ, दोनों ही अलाउ कर देगा। मानते हो? अरे मानते हो? और जैसे आप पेमेंट बैंक की बात देखोगे तो पेमेंट बैंक कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? पेमेंट बैंक कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? दिव्या कह रही 1 लाख। देखो पहले 1 लाख करता था, बढ़ा करके 2 लाख कर दी गई है, लिमिट 2021 में बढ़ा करके 2 लाख कर दी गई है। अर्लियर इट वाज 1 लाख, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड टू 2 लाख। ठीक है ना? तो पेमेंट बैंक जैसे, अब आप एक चीज देखो क्लियर है, यहाँ पे एनी अमाउंट है, यहाँ पे 2 लाख है, मतलब रिस्ट्रिक्शन तो है ना, यू आर नॉट गिवन अ फ्री हैंड। So differential banks are given some specific task for some specific population for some specific geographical location। ठीक है? Is that a clarity? ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पे आप देखो कि इसमें 40% का पीएसएल लागू होता है, 40% पीएसएल, है ना? अपन ने बात की थी पीएसएल नॉर्म्स, मैंने लिखाए हुए हैं आप लोगों को पूरे, और डिटेल से लिखाया हुआ है कौन किसको कितना लगता है पीएसएल, और मैंने वहां पे ये भी लिखाया था कौन कौन से सेक्टर्स में लगता है। याद है आप लोग को? देखो क्वेश्चन जहां जहां से बनते हैं अपन वही पढ़ेंगे ना, अपन को एग्जाम निकालना है। पहले भी मैंने कहा था कई बार, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो कहीं मैं जंप करता हूँ जरूर इधर से उधर, लेकिन वो सारी चीजें वो है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये रीजन है मेरा कि मैं आपको क्यों कई कई बार 2-3 जगह से कंसेप्ट निकालता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही मैं बुक चेंज करूंगा वो कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। वो हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको लगे कि ये चीज तो मतलब ऐसा है, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए है कि वो चीज आनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। ये क्वेश्चन बताने का रीजन यही है कि मैं रुक के कई बार क्वेश्चन बताने लगता हूँ, कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, तो वहां आपको लगता होगा कि सर क्यों कंप्लीट कराओ ना ये चीज, क्यों बीच में क्वेश्चन, लेकिन वो जरूरी, क्योंकि आप देन एंड देयर सोचो ना एक बार कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारे अपने आप में एक एक क्वेश्चन है।
इस सारे स्टेटमेंट कहीं पे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा, याद रहेगा ना, तो अपन जितनी बार रिपीट कर सकें उतना अच्छा है। अब आपको याद है पीएसएल में मैंने कहा था 40% की लागू पड़ती है ना, और आरआरबीज जो है, आरआरबीज में कितनी पड़ती है, याद हो अगर आपको, तो 75% तक पीएसएल लगता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरआरबीज में 75% तक का पीएसएल रहता है। तो आप देखिए कि ये डिफरेंशियल बैंक जहां पे भी है वहां पे आपको बिल्कुल स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस और स्पेसिफिक कुछ आपको सारी कंडीशंस बताई गई। इज दैट अ क्लैरिटी? एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर नोन एज डिफरेंशियल बैंक्स। तो अब आपको डिफरेंशियल बैंक समझ में आ गया कौन सा है कौन सा नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सिस बैंक क्या है, इज एक्सिस, जैसे क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंशियल बैंक्स? फर्स्ट एक्सिस बैंक, सेकंड एचएसबीसी, थर्ड एक्सिम बैंक, फोर्थ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आंसर 1A 1 4, सेकंड 2 4, थर्ड 2 3 4, fourth only 4. Which will be the correct one? Which of the following are differential banks? बताएं बताएं। क्या हो गया भाई? क्या प्रॉब्लम है? अजीता ने कहा 4। ठीक है, अगला और कोई अटेम्प्ट? थोड़ा और दिमाग लगा के। एक्सिम कह रहे हो डिफरेंशियल बैंक है, और कोई? बजरंग, एक्सिम तो डिफरेंशियल बैंक का मतलब क्या हुआ? आगे ऑप्शन बी 2 4। बताओ भाई। चलिए एक और ऑप्शन जोड़ दें क्या? चलो 3 4। ठीक है, नाउ टेल। अजीता 4, अजीता ही सही है। चलो छोड़ो, यू पीपल, मैंने आपको पहले बताया था जब एक्सिम बैंक का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है कि वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में आएगा, तो व्हाई इट विल बी अ डिफरेंशियल बैंक? है व्हाई इट विल बी अ डिफरेंशियल बैंक? या आपका क्या, आपका डिपॉजिट लेता है क्या, आपको सेविंग देता है क्या, या इसके ऊपर पीएसएल नॉर्म लागू होता है क्या एक्सिम बैंक के ऊपर?
और एक्सिस बैंक जो बोल रहा था, एक्सिस बैंक किसने बोला था? सरोजा। एक्सिस बैंक इज अ डिफरेंशियल बैंक। मेरे आपके खाते खुले हुए हैं, कैसे डिफरेंशियल बैंक है? एचएसबीसी मैंने बताया ये प्राइमरी डीलर है, ये है नहीं। इंडियन पोस्ट एंड पेमेंट बैंक, ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर। व्हाई सो मच थॉट प्रोसेस? whatever the thing is, but there should not have been this much thought. ऑलरेडी आपको मैंने पहले ही टेबल दिखाया हुआ है, नहीं दिखाया था? Is that a clarity now? ठीक है। अब कुछ कुछ हम अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल बैंक देख लेते हैं, उनमें डिफरेंस देख लेंगे। एक है रीजनल रूरल बैंक एज कंपेयर टू लोकल, सॉरी, लोकल एरिया बैंक। ठीक है, लेट मी गिव इट पेट्रोल। समझ में आएगा आपको ना? ठीक है, और लेट्स सी whether it will work or not. अब सबसे पहला डिफरेंस तो ये कि आरआरबी का सजेशन दिया था नरसिम्हन कमेटी ने, एम नरसिम्हन कमेटी जो थी, एम नरसिम्हन कमेटी 1970s में बनी थी ये, इसीलिए आरआरबी का जो फॉर्मेशन है वो 1976 में हुआ है बाय एन आरआरबी एक्ट। ठीक है ना, आरआरबी एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, और ये जो बना था लोकल एरिया बैंक, ये बने थे 1996 में। मनमोहन सिंह जो थे ना, मनमोहन सिंह जो थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 1996 के बजट में बोला था लोकल एरिया बैंक्स के लिए। ठीक है ना, तो दे वर बेस्ड अपॉन 1976 एक्ट जो आरआरबी एक्ट है, एंड दे वर बेस्ड अपॉन द 1996 बजट प्रपोजल। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आरआरबी एक्ट 1976 के अंतर्गत बने हैं, बट ये जो होते हैं ये नॉर्मल प्राइवेट जो एंटिटीज रहती है ना, जैसे मैं और आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, अब हम और आप तो नहीं इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे अदानी अंबानी और ये लोग जो हो गए, दे कैन सीक द लाइसेंस फॉर लोकल एरिया बैंक, वो सीधे जाकर के लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। याद रखिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत ये सीधे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत जाकर के अप्लाई कर सकते हैं फॉर दैट। ठीक है ना, याद रहेगा? ठीक है, अब एक मैंने आपको आरआरबी से बताया था, तो ऑलरेडी बताया कि इसमें एक स्पॉन्सर बैंक होता है। ठीक है ना, वन स्पॉन्सर बैंक इज देयर। जैसे मान लो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, तो वहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक स्पॉन्सर बैंक है। 3 एंटिटीज के बीच में पार्टनरशिप रहती है, जिसमें आपका जो वोटिंग पावर रहता है, तो यूनियन प्लस स्टेट प्लस स्पॉन्सर बैंक के पास 51% की रहती है। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग, दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड, है ना, दिस इज हाउ द ओनरशिप इज डिवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पॉन्सर बैंक रहता है, उसके पास इतनी पावर रहती है। स्पॉन्सर बैंक, अब जैसे मैंने आपको बताया उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, एंड उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक है वो कौन हो गया? वो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा ओन किया जा रहा है, और प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, वो जाकर के लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर रही है, तब जाकर के है। सीएलआर एसएलआर के नॉर्म अगर मैं बोलूं, सीएलआर एसएलआर के नॉर्म, क्या सीएलआर एसएलआर के नॉर्म यहाँ पे लागू होते हैं आरआरबीज में? बताया है मैंने वैसे, क्या लागू होते हैं? हाँ, बजरंग ने कहा नो, लागू होते हैं, यस दे आर एप्लीकेबल टू देम, बट आरबीआई अगर चाहे तो आरबीआई कैन प्रिस्क्राइब सम अदर नॉर्म्स एज वेल। यस, सीआरआर एसएलआर इज एप्लीकेबल टू पीएसएल टू आरआरबीज एज वेल। एंड यहाँ पे भी यस, सीआरआर एसएलआर अप्लाई। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है,
आरआरबीज का जो रेगुलेटर है आरबीआई का, कौन है वो? अल्टीमेट रेगुलेटर आरबीआई है, बट इमीडिएट रेगुलेटर जो है वो नाबार्ड है। ठीक है, अल्टीमेट रेगुलेटर आरबीआई है, इमीडिएट रेगुलेटर नाबार्ड है। वहीं लोकल एरिया बैंक्स का जो रेगुलेटर है वो केवल और केवल आरबीआई है। ऑब्वियस सी बात है, ये सिर्फ आरबीआई में अप्लाई करके बना है, और ये ऐसा नहीं है कि ये इनमें बहुत सारे कंडीशंस नहीं है। हाँ, एक कंडीशन हालांकि है कि ये 3 ज्योग्राफिकली कंटिगुअस डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं, मतलब 3 ज्योग्राफिकल, मतलब 3 जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार ये आ सकते हैं, और उनकी उनमें से हर डिस्ट्रिक्ट में केवल एक अर्बन सेंटर पे ये रहेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही अर्बन सेंटर पे ये लोकल एरिया बैंक रहेंगे। लोकल एरिया इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय जियोग्राफी, एंड यहाँ पे हम 3 कंटिगुअस डिस्ट्रिक्ट तक की ही कंडीशन इनको दे रहे हैं, एंड उसमें भी केवल एक अर्बन सेंटर की कंडीशन दे रहे हैं कि भैया एक अर्बन सेंटर में ही आप जा सकते हो। इज दैट अ क्लैरिटी? समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अब दो और इसी तरीके के बैंक्स होते हैं, जैसे हमने लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक, क्योंकि दोनों ही लिमिटेड बाय ज्योग्राफी थे। अब वहीं पे हम दो और बैंक्स के बारे में देखेंगे। एक है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड सेकेंड वन इज पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की मिनिमम पेड अप कैपिटल है 100 करोड़, याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको। मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 100 करोड़। इसकी भी मिनिमम पेड अप कैपिटल है 100 करोड़। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में याद रखिएगा जियोग्राफिकल लिमिटेशन है। जियोग्राफिकल लिमिटेशन कैसी है? आरबीआई कमिटी सेलेक्ट करती है कि देखो किसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस देंगे, किसको नहीं देंगे। उसमें से उनको प्रेफरेंस दी जाती है जो नॉर्थ ईस्ट में या सेंट्रल इंडिया क्लस्टर्स में, इन जगहों पे जाते हैं, या जो पुअर एरियाज में, जहां पे पुअर के में पेनिट्रेशन हो, वहां पे अगर वो खोल रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो यस दे विल बी गिवन प्रेफरेंस। ये पेमेंट बैंक्स में कहीं पे भी खोल सकते, दे कैन ओपन द ब्रांचेस एनीवेयर। ठीक है, याद रहेगा? इज दैट अ क्लैरिटी? एरिया में लिख देना पेमेंट बैंक्स कैन ओपन ब्रांचेस एनीवेयर। इनमें लिख देना कि आरबीआई कमिटी गिव्स प्रेफरेंस फॉर दोज हु आर ओपनिंग द ब्रांचेस इन नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया क्लस्टर्स। ठीक है ना, या पुअर एरियाज में जो पेनिट्रेट करना चाहे। ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन की रहती है, दे मस्ट हैव 25% ब्रांचेस इन अनबैंक्ड रूरल एरियाज। अनबैंक्ड रूरल एरियाज में, ठीक है, इनके ब्रांचेस होनी चाहिए। इसमें ब्रांचेस की कंडीशन नहीं है, बट 25% एक्सेस पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब आपका या तो कोई छोटा सा बूथ हो, बैंक की ब्रांच ना हो चलेगा, लेकिन ऐसा बूथ या ऐसा एक्सेस पॉइंट होना चाहिए जहां से आप इन बैंक्स को मतलब एक्सेस कर सको। क्लैरिटी है? समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया? इसमें ब्रांचेस होनी चाहिए, 25% बैंक ब्रांचेस स्मॉल फाइनेंस बैंक की रूरल एरियाज में होनी चाहिए, लेकिन पेमेंट बैंक के ब्रांचेस नहीं है। पेमेंट बैंक के केस में 25% आपको एक्सेस पॉइंट्स, मतलब जहां से उस बैंक तक की सर्विसेज तक पहुंचा जा सके, छोटा सा बूथ बना लो, कुछ भी कर लो, वो कर लो आप। ठीक है, ठीक है ना। अब यहां पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली बात है, तो यस दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। एक्सेप्ट डिपॉजिट विदाउट रिस्ट्रिक्शन। इनके में क्या रिस्ट्रिक्शन है? नो एफडी, नो आरडी, ओनली
डिमांड डिपॉजिट, एंड दैट टू ओनली ऑफ रुपीज लेस देन 2 lakhs, केवल 2 लाख तक की। इज दैट अ प्रॉब्लम? दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ एनी टाइप, they can accept deposit of any type, but they cannot accept FD, they cannot accept RD, they can only accept demand deposits, that is up to 2 lakh rupees। ठीक है। अच्छा, डेबिट कार्ड बताओ, ये इशू करेंगे क्या? डेबिट कार्ड, विल दे इशू डेबिट कार्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक? अब कॉमन सेंस लगाओ ना। यस करेंगे भैया, डिपॉजिट ले रहे हैं। अच्छा, ये करेंगे क्या डिमांड डेबिट कार्ड्स इशू? यस कॉमन सेंस, डिपॉजिट ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड ही करेंगे क्या इशू? स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे क्या? यस दे विल इशू, वेरी गुड रश्मिता, यस दे विल इशू। विल दे इशू क्रेडिट कार्ड? नो दे कांट, क्योंकि ये लोन नहीं दे सकते। स्मॉल फाइनेंस बैंक इज एक्चुअली गिविंग ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज। स्मॉल फाइनेंस बैंक एक छोटा सा बैंक ही है एक तरीके से, ठीक है। अब पीएसएल नॉर्म लागू होता है क्या यहां पे? अरे क्यों नहीं होगा बजरंग? बताया हुआ है ना, अभी लास्ट 2 बार बता चुका हूं। यस लागू होता है पीएसएल, और 75% लागू होता है भाई। ये भी बताया था पीछे एग्जाम्पल में। अच्छा आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था मैंने अभी, कि जब डिफरेंशियल बैंक पढ़ा रहा था तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में बता रहा था मैं अलग अलग करके, ठीक है। इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक में लागू होता है, पीएसएल बैंक में लागू होता है क्या? ये पेमेंट बैंक में लागू होता है क्या पीएसएल? अभी कॉमन सेंस वाला आंसर है। पेमेंट बैंक में लागू हुआ कि नहीं? नहीं, क्योंकि लोन ही नहीं दे रहा ना, लैंडिंग तो कर ही नहीं रहा है। जब लैंडिंग ही नहीं करेगा तो क्यों लागू होगा? ठीक है। सीआरआर एसएलआर लागू होता है क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक में? यस। सीआरआर एसएलआर यहां लागू होगा क्या? बिल्कुल यस, गुड। एंड ये भी कहा गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कि 5 सालों के बाद अगर आप चाहें तो आप एक यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक बनाए जा सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे पेमेंट बैंक के लिए मेंशन नहीं है, लेकिन आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लिखा गया है कि 5 सालों के बाद अगर आप चाहें तो आप बन सकते हैं एक यूनिवर्सल बैंक। ठीक है ना। ठीक, चलो अब एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। लेट्स सी अ फ्यू क्वेश्चंस। एक और चीज लिख लो उसके बाद। चलो यहाँ पे ही लिख रहे थे, इसी डिफरेंसेस में ही अपन देख ले स्मॉल फाइनेंस बैंक और बाकी डिफरेंस आपको समझ में आ गए? बाकी डिफरेंस आपको समझ में आ गए सारे, क्या क्या है क्या नहीं है? ठीक है। अच्छा एक चीज बस इतना देखो, बस एक चीज मुझे बताओ कि अगर आप देख रहे हो स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो उसमें 75% पीएसएल है, तो ज्यादातर मतलब इसको क्यों बनाया गया है? ताकि ये अनसर्व्ड अंडर सर्व्ड फार्मर्स, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, एक्सपोर्ट, इन सब जगहों पे लगा सके पैसा। मानते हो आप ये चीज?
ठीक है, वहीं पे पेमेंट बैंक्स का लिख लो, पेमेंट बैंक्स का शायद आपने नहीं लिखा है, पेमेंट बैंक्स को अब देखो केवल ये 2 लाख तक की सेविंग अलाउ करता है, 2 लाख तक की सेविंग अलाउ कर रहा है, इसका मतलब है कि ये स्मॉल सेविंग को प्रमोट कर रहा है, स्मॉल सेविंग को प्रमोट करने के लिए, मतलब कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं जिनका कम कम पैसा आता है, माइग्रेंट लेबर्स अगर वो पैसा डालना चाहे, लो इनकम के जो हाउस होल्ड्स हैं या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो हाउस होल्ड्स हैं या स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, ये उनके लिए है। मानते हो आप ये चीज? अगर आप इसके औचित्य को देखें तो ये समझ में आएगा कि 2 लाख तक की ही डिपॉजिट अलाउ करता है, मतलब बहुत बड़े प्लेयर पे नहीं जा रहा है ये, इट इज गोइंग फॉर वेरी स्मॉल प्लेयर्स ओनली। इज दैट अ क्लैरिटी? ठीक है ना। अच्छा, अब एक सवाल देखो यहाँ पे लिखा है पहला, ये 2016 में सवाल आया था, mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and controlled by residents are eligible to be promoters of payment banks। ठीक है, चलो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। तीसरा है पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है? कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है? सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत है। जैसे सेकंड आपने किया एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो, आंसर क्या हो गया? 1 और 3। अब आपको पहला आता था नहीं आता था मतलब नहीं है, आपने एलिमिनेशन से कर लिया क्वेश्चन, है ना? ठीक है, अगला देखो। हाँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया? टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, to supply credit to small and marginal farmers, to encourage young entrepreneurs to set up business particularly in the rural areas। ठीक है, I'm very sorry, can you people hear me? I'm very sorry for the time lag, very ठीक है, anyways, so let's come back। So we were discussing about this question, second one। ठीक है, now let's see one by one। अभी जैसा उर्वशी ने कहा that was a very valid point। ठीक है, अगर अपन देखें तो पीछे मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए भी पैसा देना है ना। अब जरूरी नहीं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज आपकी रूरल एरियाज में सेटअप हो या ना हो, लेकिन ये जो पहला पॉइंट है ना, ये दैट इज द करेक्ट पॉइंट, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बोथ आर करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट यूपीएससी ने अपनी आंसर की में नहीं इंक्लूड किया है, दे हैवंट इंक्लूडेड दिस थर्ड पॉइंट इन देयर आंसर की। ठीक है, तो इसलिए तीसरा अभी अपन एलिमिनेट करके चलेंगे, दिस इज नॉट द आंसर। कहीं पे भी स्मॉल फाइनेंस में ये यंग एंटरप्रेन्योर शब्द यूज नहीं किया है, देयरफॉर आंसर फॉर दिस विल बी 1 and 2 ओनली। इज दैट अ क्लैरिटी? इसको याद रखोगे, ये अलग से क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूपीएससी ने अपनी जो आंसर की दी थी उसमें थर्ड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया था, दे हैव इंक्लूडेड ओनली दीज टू एज देयर आंसर, and whatever the UPSC is saying you have to accept that as it is। and वैसे भी जब आप आरबीआई का मैंने वो किया था, वैसे आरबीआई का अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं नोटिफिकेशन, तो आरबीआई में ये आपको 2 पॉइंट जरूर दिखेंगे। आर यू विल टू सी दिस ऑब्जेक्टिव्स वाला पॉइंट? ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट आपको दिख रहा है क्या? ये बड़े में दिख गया क्या? दिख रहा है? देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी फॉर फर्दरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन by provision of saving vehicles primarily to unserved and underserved sections of population। second, supply of credit to small business units। ये पहला पॉइंट है, सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, जो पहला पॉइंट था उसका। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज and other unorganized sector entities through high technology low cost operations।
एंटरप्रेन्योर वाला पॉइंट नहीं है। दैट क्लैरिटी, इसीलिए यूपीएससी ने अपने आंसर की में इंक्लूड नहीं किया है, एंड वी विल कंसीडर इट एज दैट ओनली 1 and 2। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, सो जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता दूं, आई गॉट अ कॉल एंड आई विल बी हेडिंग फॉर सम वर्क नाउ, सो जस्ट वी विल एंड दिस सेशन टुडे। आज हम इस सेशन को एंड करेंगे यहाँ पे। अभी आपका कोऑपरेटिव बैंकिंग बचा है, हालांकि कोऑपरेटिव बैंक्स वाला जो पार्ट है वो करके वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ इकोनॉमी। सो इज दैट ओके इफ आई एंड द क्लास टुडे? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? दिस क्वेश्चन विल डिस्कस and we will be ending this class now. We will be meeting next class after, मतलब कल मिलते हैं, फिर उसके बाद तो दिवाली की छुट्टी रहेगी। ठीक है ना, तो लेट्स मीट टुमारो फॉर दिस सेशन। ठीक है, इज देयर अ प्रॉब्लम? आज काफी चीजें हमने पढ़ी, ऐसा नहीं है, वी डिस्कस्ड मेनी थिंग। लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, डिफरेंशियल बैंक, यूनिवर्सल बैंक, एंड जितना बैंकिंग कंसोलिडेशन था वो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, बस कोऑपरेटिव वाला पार्ट बचा है। तो इफ आई गेट टाइम आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली एंड रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक कर सकें, या फिर मैं आपसे क्लास कर लूंगा। ठीक है, there should not be any problem, I think. So we will ending the class today. I hope you got clarity. Thank you. I will be heading for, there's some emergency work and I cannot stop that. Okay, welcome. I'm very sorry for this, but I have to leave for some urgent work. Thank you. Thanks a lot. Good night. Take care, everyone. दिवाली टाइम है ना, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांड भी होते रहते हैं।